शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का यह क्रम आजकल रिसर्च के तरफ चल चुका है और रिसर्च में आप जानते हैं अनुसंधान में मुख्य चीज़ क्या होती है कि आप जो अनुसंधान करना चाहते हैं उसका बेस क्या है। उसका बेस उसका सैंपल है जिसके आधार पर उसका अध्ययन करते हैं। तो सैंपलिंग जो टेक्निक्स होती हैं, सैंपल का चयन कैसे किया जाए कि जो आपके रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव है वह पूरा हो, तो ये बातें डिपेंड करती है रिसर्च के सैंपलिंग टेक्निक्स पे। सैंपलिंग टेक्निक्स के बारे में आपको पिछले कई वीडियो के अंकों से बता रहा हूँ। जो सैंपलिंग की तकनीकियाँ हैं वो तीन प्रकार की मुख्यतः है: प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, सेमी प्रोबेबिलिटी। तो आपने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स और सेमी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स को देख लिया है। अब हम लोग जो है नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स को देख रहे हैं सैंपलिंग की। तो नॉन प्रोबेबल जो सैंपलिंग टेक्निक्स है उसमें जो आज की टेक्निक्स, आज का जो वीडियो का अंक है उसका टॉपिक है पर्पजिव सैंपलिंग। पर्पजिव सैंपलिंग का मतलब स्वदेश्य प्रतिचयन। नाम से ही आप स्पष्ट रूप से समझे, पर्पजिव यानी उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन या स्वदेश्य प्रतिचयन, जिसके द्वारा इसमें क्या होता है, स्वदेश्य प्रतिचयन का मतलब है कि आपका उद्देश्य अध्ययन का क्या है उसी के अनुरूप आप प्रतिचयन कर लेते हैं। प्रतिदर्शन का चयन जो अनुसंधान करता है वह अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरूप करता है। उसमें यादृच्छिकता की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि ऐसा सवाल ही होता है, ऐसा प्रश्न ही होता है अनुसंधानकर्ता का कि उसमें जो सैंपलिंग लेना है वह सैंपलिंग पूर्ण रूप से उसके उद्देश्य के अनुसार होती है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए गिलफर्ड महोदय ने एक परिभाषा दी है जिसको आपको देखना चाहिए। गिलफर्ड महोदय ने फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, जो गिलफर्ड महोदय थे, आप उनका नाम सुना ही होगा। उन्होंने फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन नामक अपनी पुस्तक में पर्पजिव सैंपलिंग को डिफाइन करते हुए कहा है कि ये पर्पजिव सैंपल इज वन, ए पर्पजिव सैंपल इज वन which is arbitrarily selected because there is a good evidence that it is a very representative of the total population। यानी कहने का मतलब कि एक जो स्वदेश्य प्रतिचयन है वह एक स्वेच्छानुसार, आर्बिटरी मतलब स्वेच्छानुसार, सेलेक्टेड यानी चयनित, बिकॉज देयर इज ए गुड एविडेंस, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा जो है एविडेंस होता है कि दैट इट इज ए वेरी रिप्रेजेंटेटिव, कि जो आप सैंपल ले रहे हैं वह सैंपल जो है वह सैंपल इज ए वेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि जो आप सैंपल ले रहे हैं वह बहुत ही अच्छा प्रतिनिधि है किसका, जो कि अपने आपका जो आपका पॉपुलेशन है। इसका अर्थ हिंदी में देखिए ज़रा सा क्या है। ए पर्पजिव यानी उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श वह है जिसे स्वेच्छा से चुना गया, आर्बिट्री सिलेक्टेड, जिसे स्वेच्छा से चुना जाता है क्योंकि उसमें जीव संख्या के प्रतिनिधि होने के अच्छे सबूत मौजूद हैं। गुड एविडेंस, अच्छे सबूत मौजूद होते हैं। तो इस तरह के प्रतिदर्शन जो होते हैं यह अध्ययन के अनुसार चुने जाते हैं। अध्ययन का उद्देश्य था इसलिए चुने गए। जैसे एक अध्ययन आपको उदाहरण दे रहे हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा स्वदेशी सैंपलिंग क्या है। कि मान लीजिए आपने देखना चाहा कि जो एक्सीडेंट है वो किस कारण से हो रहे हैं, तो अब आपको सड़क एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं जो रोड एक्सीडेंट हैं वो एक्सीडेंट किस कारण से हो रहे हैं, तो इसमें कौन आपका सैंपल होगा आप बताइए। उसमें कौन आपका सैंपल होगा, वही ना जिसका एक्सीडेंट हो रहा है या हुआ हो। ऐसा नहीं है कि जिसका आप एक्सीडेंट नहीं हुआ वो भी आपका सैंपल हो सकता है, वो नहीं है, क्योंकि देयर इज ए गुड एविडेंस। यही है उसके गुड एविडेंस का मौका, आधार की जो उसका अध्ययन है उसका बेस जो स्टडी का है
वह बेस ही ऐसा है कि यहाँ और कोई शर्त लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो समस्याओं की विशिष्टता के अनुसार ही प्रतिचयन किया जाता है प्रतिदर्शों का। तो इसमें देखा गया कि जो प्रतिदर्शों का प्रतिचयन है ये गुड एविडेंस के आधार पर होता है। कहने का मतलब जब वह अपने प्रतिनिधि का पॉपुलेशन का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला मान लिया जाता है तो उसे स्वदेश प्रतिचयन कहा जाता है। जैसे पूछा जाए कि गर्मियों उसकी क्या नाम है, मान लीजिए कि इस समय पूछा जाए कि आपसे कि जो टीचर्स हैं उनके टीचर्स के साथ जो पॉपुलेशन टीचर्स का होल पॉपुलेशन, आप टीचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ले लीजिए। मान लीजिए कि महंगाई का जो बढ़ता स्तर है वो प्राइमरी स्कूल के टीचरों का साथ उसका क्या रिलेशन है, तो आप कैसे देखेंगे? आपका सैंपल कौन होगा? आपका पॉपुलेशन प्राइमरी स्कूल के टीचर्स है। तो यहाँ आपका उद्देश्य तय है। तो उद्देश्य तय है तो इसलिए उसका पर आप जो है उस उद्देश्य सैंपलिंग में आप सीधा उसी कर लेंगे। मान लीजिए एक उदाहरण और आप देख लें, जो कंप्यूटर के द्वारा काम होते जा रहे हैं ऑनलाइन और तमाम चीज़ें। तो जो मान लीजिए एक उदाहरण आपका है कि आप ये अध्ययन करना चाहते हैं कि बैंकों में जो कंप्यूटर की संख्या बढ़ती जा रही है इसके कारण जो उनके बेरोजगार हो रहे हैं उनकी या फिर जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनकी कार्य संतुष्टि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ आपके सैंपल कौन है? जो अस्थायी कर्मचारी हैं, बैंक के जो अस्थायी कर्मचारी। तो इनका जो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पर्पजिव सैंपल इज वन व्हिच इज आर्बिट्ररी सिलेक्टेड। वे स्वेच्छानुसार इसीलिए चुने जाते हैं क्योंकि उनमें गुड एविडेंस होता है, उनमें इतने साक्ष्य होते हैं कि वे अपने पॉपुलेशन के प्रतिदर्श हैं। वे अपने आप में सिद्ध कर देते हैं कि जो लिया जा रहा है सैंपल वह प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। इसकी जो यूजिबिलिटी देखें, इसका उद्देश्य यह है कि इसमें सबसे पहले तो रैंडमाइजेशन नहीं होता है। आप जानते हैं इसमें रैंडमाइजेशन यानी यादृच्छिकरण नहीं होता है। तो इसके कारण ये प्रक्रिया रैंडमाइजेशन नहीं होती है। तो इसके कारण क्या होता है, इसका प्रोसेस जो है रैंडमाइजेशन ना होने के कारण इसका प्रोसेस ईजी हो जाता है। इसका प्रोसेस क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है, सरल हो जाता है। दूसरा इसका जो देखें इसकी मेरिट क्या है, तो दूसरा यह है कि जो ये प्रतिचयन है इस बात की गारंटी होती है कि जो उसमें सदस्य सम्मिलित किए जाएंगे वे क्या होंगे? वेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर पॉपुलेशन। वे अपने पॉपुलेशन के वेरी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बहुत ही अच्छे प्रतिनिधित्वकर्ता होंगे। और इसमें देखिए तो ये इसमें सभी सदस्यों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है जो डिजाइन में है। तो डिजाइन जो बनाई जाती है रिसर्च डिजाइन में आप आगे पढ़ेंगे तो जो डिजाइन बनाई जाती है उस डिजाइन में लगभग सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। उसमें सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है जो कि न तो प्रोबेबिलिटी में सम्मिलित किया जाता है न तो नॉन प्रोबेबिलिटी में ही उसमें संभव हो पाता है। लेकिन एक विधि यह है पर्पजिव कि इसमें आप जो है अपने उस डिजाइन के अनुसार जो हैं आप जो पॉपुलेशन के मेंबर्स आप सैंपल्स के रूप में सिलेक्ट किए हैं लिए हैं उसके सभी सैंपल्स को सभी मेंबर्स को उसको डिजाइन में ले लिया जाता है। इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं। ये डिमेरिट ये है कि ये तो मेरिट हो गई, इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं। ये तो पॉजिटिवनेस है, निगेटिवनेस क्या है इसका? कि डिमेरिट ये है कि ये कहता तो है कि रिप्रेजेंटेटिव हैं लेकिन उतना अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होता नहीं है, उतना अच्छा प्रतिनिधित्व करता नहीं है। ये प्रतिनिधित्व होने का दावा जरूर करता है लेकिन उसमें वो जो विश्वास है आत्मशोधकर्ता का वह पॉपुलेशन का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। दूसरी डिमेरिट आप देखें इसकी, तो दूसरी डिमेरिट यह है कि ये जो है सैंपल जीव संख्या का प्रतिनिधित्व सही नहीं करता है। इसलिए इसका जो कंक्लूजन होगा, इसका जो जनरलाइजेशन निकलेगा वह जनरलाइजेशन भी इसके पॉपुलेशन पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता। आप जानते हैं कि अगर जनरलाइजेशन उसका पॉपुलेशन पर नहीं लागू हो रहा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमियां हैं। और तीसरी बात है कि यहाँ जो है गहन अध्ययन आप नहीं कर सकते, डीप स्टडी के लिए आप ये इसको यूज नहीं कर सकते। इसके लिए जैसे हमने बताया कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, एक्सीडेंट के कारण क्या हैं, तो एक्सीडेंट को जिनके हो रहे हैं या जिनके हुए हैं आपके सैंपल वही हैं, आप उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आपने पर्पजिव सैंपलिंग के बारे में कुछ समझा, देखा, जाना। जो आपको पूछना हो तो आप आइए, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।